स्टूडेंट्स, आई हैव शेयर्ड विद यू द पीडीएफ ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो इस वाली वीडियो में आई विल डिस्कस यू अबाउट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज़ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस एक फेमस नेम रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि हम फिनॉल से ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? फिनॉल से ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक फिनॉल की होनी चाहिए कि जो फिनॉल होता है, जैसे हमने पिछले पीपीटीज़ में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसमें क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर होता है। और क्योंकि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से फिनॉल एग्जिस्ट करता है फिनॉक्साइड की तरह। जैसे हम देखें यहाँ पे C6H5OH होता है, तो अगर ये एसिडिक की तरह एक्ट करेगा दैट मीन्स ये यहाँ पर एज अ फिनॉक्साइड आयन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल इटसेल्फ। ठीक है, ये पिछले लेक्चर्स में और पीपीटीज़ में हमने पिछले टाइम डिस्कस किया हुआ है। तो क्योंकि फिनॉल अब फिनॉक्साइड आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने के लिए ये कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जब ये पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब कि अगर इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा अटैक कब कर सकता है कि जब सामने पड़े हुए स्पीशीज़ में एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो, ऑब्वियसली। और हमने पढ़ा है कि लिविंग ग्रुप अच्छा किस में होता है? जैसे एल्काइल हैलाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ एल्काइल हैलाइड्स। और उसमें से भी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या रहती है? आई नेगेटिव की सबसे ज़्यादा होती है। ये शायद मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ 12th क्लास कंसेप्ट की आई नेगेटिव, जिसको हम आयोडाइड आयन कहते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा होती है। फिर Br नेगेटिव की, देन क्लोराइड एंड देन फाइनली फ्लोराइड आयन की होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं इस फिनॉक्साइड आयन के साथ कोई भी एल्काइल आयोडाइड ले लूँ तो वो क्या होगा? वहाँ पे ये जो नेगेटिव आयन है ऑक्सीजन के ऊपर, O नेगेटिव जो है वो क्या करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। बिकॉज मुझे पता है कि अगर ये पार्शियल नेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, तो ये पार्शियल पॉजिटिव है। और केमिस्ट्री के अंदर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाकर अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये आई नेगेटिव विल बी गेट आउट। ठीक है, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा एंड वी विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ C6H5OR। तो जब हमारे पास कोई भी ROR टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? ईथर। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? ईथर। तो यहाँ से हमारा ईथर फॉर्मेशन हो जाता है। जो वापस चलते हैं इसी की तरफ, विलियमसन सिंथेसिस की तरफ। तो इसी में जब आपने यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड देखा, सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये एक SN2 टाइप की रिएक्शन देता है। SN2 टाइप की रिएक्शन में क्या होता है? बाईमोलिकुलर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, जो कि SN2 और SN1 का कंपैरिजन आप पहले भी पढ़ के आए हुए हो। SN2 में बैक साइड अटैक होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ से कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो करते हुए इसने पीछे से अटैक किया और यहाँ से हमारे आई नेगेटिव को निकाल दिया। देखिए, दो टाइप के स्पीशीज़ होते हैं। सबसे पहले एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफ्यूज़। जो स्पीशीज़ अटैक करने के लिए आता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, और जो स्पीशीज़ इस न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की वजह से लीव करता है, भाई देखो वो लीव कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ लीव कर रहा है ना। जैसे आई नेगेटिव निकल रहा है, Cl नेगेटिव निकलता है, Br नेगेटिव निकलता है, F नेगेटिव निकलता है। तो ये जितने भी निकलने वाले एनायंस हैं, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस हैं, उन सबको न्यूक्लियोफ्यूज़ कहते हैं। सेम काम होता है पॉजिटिव चार्ज वालों के साथ। पॉजिटिव चार्ज करने वाला, अटैक करने वाला इज़ इलेक्ट्रोफाइल, और अटैक करने के कारण निकलने वाला इज़ इलेक्ट्रोफ्यूज़। तो ये दो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफ्यूज़। तो हमारा वापस से अगर हम यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? सोडियम फिनॉक्साइड। और न्यूक्लियोफ्यूज़ कौन है? आई नेगेटिव। तो जैसे ही इसने इसको अटैक किया मिथाइल आयोडाइड को, तो हमारे पास क्या आ गया? मिथॉक्सी बेंजीन आ गया, या जिसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं? एनिसोल। ठीक है, अगर इसी मिथाइल की जगह इथाइल में रखती हूँ तो ये मेरा क्या निकल के आता है? फेनिटोल। तो फेनिटोल और एनिसोल में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही फिनाइल ईथर के साथ हमारे पास
यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है। और बाय प्रोडक्ट्स में क्या बन रहा है, सोडियम आयोडाइड और यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये है विलियमसन सिंथेसिस। तो एक खास बात इस विलियमसन सिंथेसिस की क्या है कि इस विलियमसन सिंथेसिस में आपके पास फिनॉक्साइड तो कॉमन है, दैट इज़ वेरी ओके। सोडियम फिनॉक्साइड ले लो या कोई भी सॉल्ट ले लो, पोटेशियम फिनॉक्साइड जैसे इन्होंने सेकेंड रिएक्शन में लिया हुआ है पोटेशियम फिनॉक्साइड। बट ये जो सेकेंड स्पीशीज़ है ना, ये सेकेंड स्पीशीज़ के अंदर आपके पास कोई ऐसा स्पीशीज़ होना चाहिए जहाँ से इन दोनों का बॉन्ड आप इजीली तोड़ सकते हो। बिकॉज जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी इथाइल का और हैलाइड का, इन दोनों का बॉन्ड, हेलोजन और कार्बन का अगर बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, मान लो आपके पास फिनॉक्साइड का सोडियम सॉल्ट है, ओके, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की जगह हमारे पास यहाँ पर है एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, एराइल हैलाइड। ठीक है, जिसको हम ब्रोमोबेंजीन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, फिनाइल के साथ ब्रोमीन ऐड किया हुआ है। तो अब ये देखिए कि क्योंकि दिस इज़ फिनाइल, फिनाइल के ऊपर जो Br है वो Br और ये फिनाइल रिंग आपस में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाती है, बिकॉज इसके पास ये लोन पेयर है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसकी वजह से इस कार्बन, बेंजीन के इस कार्बन पर और ब्रोमीन के यहाँ पर, ब्रोमीन और कार्बन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आई हुई है, पार्शियल डबल बॉन्ड की। और क्योंकि इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आई हुई है, जिसकी वजह से आप इसमें PHOPH फॉर्म नहीं कर सकते हो, बिकॉज PHOPH फॉर्म करने के लिए आपको O नेगेटिव यहाँ अटैक करने का मतलब मानता है, और इसी तरीके से यहाँ से Br नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफ्यूज निकलना मांगता है। बट क्या होगा कि PH और Br में पार्शियल डबल बॉन्ड वजह से यहाँ से ये वाला कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, जिसकी वजह से PHOPH नहीं बनेगा। तो आप कह सकते हो कि विलियमसन सिंथेसिस की एक ये लिमिटेशन ही है कि ये डिपेंड करता है कि कार्बन और हेलोजन में बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसमें रिएक्शन उतनी ही डिसफेवरेबल होगी और फेवर नहीं करेगा उसको, जिसको हम अनफेवरेबल रिएक्शंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये था विलियमसन सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो बाय नेम रिएक्शन आएगा, जैसे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बताइए क्या होती है। ठीक है, इसी तरीके से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ क्लेजन रीअरेंजमेंट। देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको स्टार मार्क 5 स्टार्स लगा के इस रिएक्शन को आप पढ़ के जाना ज़रूर, बिकॉज इस क्लेजन में से और आगे एक और रिएक्शन में पढ़ाऊंगी नेम रिएक्शन, वो दोनों तो आप मान के चलो कि 100% एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स जितनी भी हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स के अंदर नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सब में बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि उस पर्टिकुलर नेम रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। जैसे अभी हम बात कर लें विलियमसन सिंथेसिस की, तो विलियमसन सिंथेसिस हमने क्या देखा, जो हमारा स्टार्टिंग मटीरियल था वो क्या था, फिनॉक्साइड आयन था। ठीक है, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या था, ईथर था। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन और ईथर को अगर हम याद रख लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस को याद रखना। ठीक, तो इसी तरीके से अब हमारी सेकेंड नेम रिएक्शन है वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट। सेकेंड नेम रिएक्शन हमारे पास है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि जब भी एक एलाइल अराइल ईथर को हीट किया जाता है तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सबसे पहले इसका स्टार्टिंग मटेरियल देखिए। स्टार्टिंग मटेरियल इज़ योर एलाइल ईथर, मतलब कि ऐसा ईथर जिसके ऑक्सीजन के एक तरफ तो फिनाइल ग्रुप है जिसको हम एराइल भी बोल देते हैं, और दूसरी तरफ इसके क्या है, एक एलाइल ग्रुप है। एलाइल ग्रुप क्या होता है कि कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। दोबारा मैं रिपीट करूँगी, एलाइल का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। अगर यही O और फिनाइल रिंग हमारी डायरेक्टली इससे अटैच होती ऐसे, तो हमारा ये एलाइल ना होके क्या बन जाता, विनाइल।
तो विनाइल की पहचान क्या होती है? विनाइल की पहचान है कार्बन कार्बन से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, और एलाइल की पहचान है कार्बन कार्बन से एक कार्बन sp3 कार्बन एंड यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, तो हमारे पास है एलाइल प्लस फिनाइल, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? अराइल, बिकॉज वो एरोमेटिक रिंग है, और ईथर। दैट मीन्स हमारे पास क्लेजन के अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है? फिनाइल या अराइल, उसके बाद एलाइल, ईथर। तो अब इस ईथर की बेसिकली जो रीअरेंजमेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वो क्या होती है? क्लेजन रीअरेंजमेंट। कौन सी रीअरेंजमेंट? क्लेजन। वापस से आते हैं इस तरफ, तो हमें पता चल गया कि जब भी एक एलाइल अराइल ईथर को आप अलोन हीट करोगे, कोई रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है। नोट कर लेना कि इस रिएक्शन में, इस रीअरेंजमेंट में किसी भी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है, कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आप नोटिस करो 473 केल्विन पर हो रही है। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस। आगे बताऊंगी क्यों। ठीक है, तो कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट हम ले सकते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट में बेसिकली क्या है कि वो उसको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, सॉल्वेंट उसको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और जब भी इस रीअरेंजमेंट को आप करोगे तो यहाँ से फॉर्म जो होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट वो क्या होगा? एलाइल फिनॉल्स। क्या होगा? एलाइल फिनॉल्स। मतलब अभी क्या देखा था हमने? अभी हमने यहाँ पे देखा था कि फिनॉल से हम ईथर कैसे बना रहे थे। ठीक है, और क्लेजन में हम देख रहे हैं कि हम ईथर से फिनॉल कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ईथर से हम फिनॉल कैसे बना रहे हैं वो हम देख सकते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट में। तो इसका मैकेनिज्म जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ इसमें नोटिस करिए कि हम क्लेजन रीअरेंजमेंट को ऑर्थो रीअरेंजमेंट एज वेल एज पैरा रीअरेंजमेंट कहते हैं। कहीं भी आपने मेटा रीअरेंजमेंट नहीं इंक्लूड देखा यहाँ पर। उसका रीज़न है कि जब भी आप इस पर्टिकुलर ईथर को हीट करोगे तो आपको मिलेगा या तो ऑर्थो एलाइल फिनॉल। अगर ये पोजीशन ब्लॉक हो जाती है मान लो, तो हमारे पास जो ग्रुप अटैच हो जाएगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मान लो ये दोनों ही ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन अवेलेबल इज़ वन पैरा पोजीशन। अब मुझसे अगर आप लोग पूछो कि मैम अगर ऑर्थो भी ब्लॉक है, पैरा भी ब्लॉक है, तो क्या मेटा पे ग्रुप अटैच नहीं हो सकता? मेटा पे ये वाला ग्रुप उठ के यहाँ नहीं लग सकता? तो नो, मेटा पे नहीं लगेगा। ठीक है, मेटा पे क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन का जो डायरेक्टिंग नेचर है वो क्या है? बिकॉज इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और हमने रेजोनेंस में देखा है कि अगर इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये या तो ऑर्थो पे इन्वाइट करेगा किसी भी ग्रुप को, या फिर ये पैरा पे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर हैविंग स्पीशीज़ को हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो क्लेजन होती है वो क्या होती है? ऑर्थो रीअरेंजमेंट या फिर पैरा रीअरेंजमेंट, अगर हमारा ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है। ओके, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म पढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर लो कि ये जो एलाइल फिनाइल ईथर के अंदर आपके पास ये जो ग्रुप है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड अब प्रोडक्ट में देखिए कि आपने क्या नोटिस किया, यहाँ से यहाँ क्या चेंज आ रहा है। ध्यान से देखिए स्टार्टिंग मटेरियल को और फाइनल प्रोडक्ट को। चेंजेस में क्या है कि जो अभी ईथर था वो फिनॉल तो बन गया है, साथ के साथ ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटा, H यहाँ पर आ गया, और ये वाला ग्रुप उठ के हमारी पोजीशन ऑर्थो पे चला गया। अब इसी तरीके से सेकंड वाले में देखिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था ऑर्थो पोजीशन दोनों ब्लॉक्ड हैं, तो सिमिलरली यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ तो फिनॉल बन गया, और ये वाला उठ के कहाँ चला गया? पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ वहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ पर आया, लेकिन अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूँ कि कोई भी मैकेनिज्म नहीं मानता कि जब भी एलाइल फिनाइल ईथर किसी एलाइल फिनॉल में बदला है तो कोई भी बॉन्ड टूटा है। क्या बोला मैंने? मैकेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो आपको दर्शाता है कि भाई रिएक्शन किस पाथ को फॉलो करते हुए गई है। तो कोई भी मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में नहीं ऐसा शो करता कि जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटा हुआ है, ये कोई भी शो नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है।
और वो लोचा क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ना टूटते हुए प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म, कंसर्टेड टाइप ऑफ मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्योंकि कंसर्टेड मैकेनिज्म हमें क्या बताता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन बताता है, उसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपको इस तरीके से दिखता है कि साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड टूटता रहता है और उसी के साथ दूसरा बॉन्ड फॉर्म होता रहता है। मतलब कंसर्टेड इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अगर यही मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता तो क्या होता? पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटता, ठीक है, दूसरे स्टेप में बॉन्ड जुड़ता। बट अब क्या हुआ है? बॉन्ड टूट भी रहा है, डॉटेड आपको दिखा रहा है बॉन्ड टूटता जा रहा है, और डबल डॉटेड आपको दिखा रहा है कि भाई जो 2 बॉन्ड थे उसमें से एक बॉन्ड मतलब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड था तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया इस वाले कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सिंगल डॉटेड क्या बता रहा है कि आपका ये नया नया बॉन्ड बनता भी जा रहा है। तो अगर आप इस मैकेनिज़्म को समझें ध्यान से तो सबसे पहले आप इसको नोटिस करिए कि देखो ये हमें ये एक चीज़ पता है कि इसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा, एक बात। दूसरी बात, ये जो मैकेनिज़्म है एक कंसर्टेड टाइप का मैकेनिज़्म है, ठीक है। तीसरी बात, अगर ये कंसर्टेड टाइप का मैकेनिज़्म है तो इसमें सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। दूसरी बात जो हम बताएंगे इसमें कि वो पेरिसाइक्लिक टाइप की रिएक्शन है। तो बच्चों ये पेरिसाइक्लिक टाइप की रिएक्शन क्यों है? क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर हीट या लाइट की फॉर्म में टेक प्लेस करती है, कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए उसको, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो ऐसी रिएक्शंस को नाम याद रख लो, किस टाइप की रिएक्शंस बोलते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो मैं अभी भी बता रही हूँ किस टाइप की रिएक्शन बोलेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो अगर एमसीक्यू में या वाइवा में या फिर किसी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए क्लेजन किस तरह की रिएक्शन होती है, तो यू विल टेल पेरिसाइक्लिक टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म से क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एलाइल फिनाइल ईथर होता है वो क्या कर रहा है? एलाइल फिनाइल ईथर में देखो, मैं आपको अगर नोटबुक में या बना के दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके की स्पीशीज़ थी। हाइड्रोजन्स को आप एडजस्ट कर लेना, ये हाइड्रोजन्स आ गए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अभी देखिए किस तरीके का यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगा। मैंने बताया है कि कोई भी ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटा है, तो आप ध्यान दो कि अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ, नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड नंबर 3 कार्बन, तो आप देखिएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन की, देखो इसके पास भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, डबल बॉन्ड तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनता है, इसके पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो जैसे रेजोनेंस होता है इसी तरीके से एक टाइप का डिसलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए और क्योंकि टेट्रावेलेंसी को पूरा करना है ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगा और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फॉर्म होने लगा। तो ये जितना भी मैंने कॉन्टिन्यूस मैकेनिज्म बनाया है यही चीज़ आपको बताती है कि कहीं भी अकेला बॉन्ड नहीं टूटा है, जो भी बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना हो रहा है वो साइमल्टेनियस हो रहा है। तो आप ये भी नोटिस करिए कि ऑर्थो से हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको बनाऊँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से गायब हो गया क्योंकि ये बॉन्ड कहाँ चला गया, इसको कार्बन के साथ अटैक करने में, ठीक है, और हमारे पास ये 2 डबल बॉन्ड एज इट इज़ हैं। अब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था ये वाला जो कि अब कन्वर्ट हो गया सिंगल में, ठीक है, सिंगल के बाद एक और कार्बन, कार्बन कार्बन में सिंगल था तो अब कन्वर्ट हो गया कार्बन कार्बन डबल में, क्योंकि ये वाले बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि ये वाला कार्बन और ये जो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था धीरे धीरे वो टूटने लगता है और इस ऑक्सीजन के पास धीरे धीरे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ आपको स्पीशीज़ मिल रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। अब क्योंकि इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी था तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट रही होगी बीच में, अल्टीमेटली फिर हमें इस तरीके का साइक्लोडाइइनोन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। साइक्लोहेक्साडाइइनोन मतलब क्या है, क्या होता है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपके पास ऑक्सीजन और कार्बन का एक डबल बॉन्ड है जिसको आपने
ओन बोला, और 2 डबल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच में जिसको आपने डाइन बोला, और क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सा से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, साइक्लो हेक्सा डाइइन ओन। ठीक है, तो जो साइक्लो हेक्सा डाइन ओन आपको स्पीशीज मिलती है वो एक अनस्टेबल स्पीशीज़ है। अनस्टेबल क्यों है भाई, देखिए अनस्टेबल इसीलिए है क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन का हम मानते हैं डबल बॉन्ड मोर फेवरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमें टॉटोमराइजेशन करना पड़े तो हमें पता चलता है कि जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। बट क्योंकि एरोमेटिसिटी इन सबको मात देती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कहीं भी एरोमेटिसिटी अटेन होने के चांसेस हैं तो हमेशा सिस्टम कोशिश करेगा कि वहाँ पर एरोमेटिसिटी को अटेन करे इंस्टेड ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए रखे। क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे सकता है और यहाँ देने के बाद इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो इसको क्या कहते हैं, इस टाइप के प्रोसेस को टॉटोमराइजेशन क्या बोलते हैं, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन के बाद आपको यही प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ये 2 डबल बॉन्ड आपके पास एज इट इज़ हैं, ये जो हाइड्रोजन था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर दिए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अब शिफ्ट हो गए हाइड्रोजन के तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आके जो H पॉजिटिव जा रहा था यहाँ से, जिसको हम इलेक्ट्रोफ्यूज़ कह रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रोफ्यूज़ था वो यहाँ पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में, और हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो इसी तरीके से साइक्लोहेक्साडाइनोन जो एक अनस्टेबल स्पीशीज़ था, अब वो टॉटोमराइजेशन की हेल्प से कन्वर्ट हो गया एक स्टेबल स्पीशीज़ में। मैंने इसको स्टेबल क्यों बताया है, बिकॉज यहाँ पे गेन ऑफ एरोमेटिसिटी हमें मिलता है, और एरोमेटिसिटी अगर गेन होती है दैट मीन्स स्टेबलाइजेशन एक एक्सट्रीम लेवल की हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ लोअरिंग इन एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ पर टॉटोमराइजेशन हुआ तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो गया कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड में, और दैट ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू OH। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है ये वही ऑक्सीजन है जो ईथर में था। ठीक है, दिस ऑक्सीजन इज द सेम ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द ईथर, एंड दिस हाइड्रोजन इन फिनॉल इज द हाइड्रोजन obtained from the ortho position of this particular benzene ring। तो इसी बेंजीन रिंग के जो H में डिसलोकेशन की वजह से, या आप कह सकते हो दूसरा नाम टॉटोमराइजेशन की हेल्प से आपका होता है यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच ऑक्सीजन के साथ, तो वही आपको फिनॉल रिजल्ट आउट करता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब आप वापस, अगर हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि भाई यहाँ पर कार्बन जो अटैक हुआ है इस बेंजीन के कार्बन के साथ, वो इन तीनों में से हमने नोटिस किया मैकेनिज़्म में। ठीक है, वो कौन सा कार्बन है, 3rd कार्बन है। तो आप ये नोटिस करिए कि अभी तक आपने जो देखा, वापस से अगर हम फाइनल प्रोडक्ट पे चलें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूट के OH बना है, तो ये जो टूटा हुआ सेकंड पार्ट है वो एज इट इज़ यहाँ पर ज्वाइन हो गया, कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पे, यानी ये CH2, ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। बट ऐसा नहीं है, वो ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि जो कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो हुआ है उसने इस कार्बन को डायरेक्टली अटैक किया है लास्ट कार्बन से। या तो आप इसको डिनोट कर सकते हो अल्फ़ा बीटा गामा से, या आप इसको डिनोट कर सकते हो 1 2 3 नंबरिंग से। तो यहाँ पर जो बेंजीन के साथ अटैच हुआ है वो गामा कार्बन बोल सकते हो या नंबर 3 का कार्बन बोल सकते हो। तो नंबर 3 का कार्बन यहाँ पर अटैक हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ दी 3rd कार्बन जिसने इसमें गामा से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो अब क्योंकि जो डायरेक्टली अटैच था कार्बन ऑक्सीजन के साथ, वो कार्बन नहीं है अब डायरेक्टली अटैच्ड इस कार्बन के साथ जो बेंजीन का कार्बन है, बल्कि रिवर्स यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि इस यहाँ से यहाँ के ट्रांजिशन में आपको क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है। क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन अल्फ़ा बीटा गामा में अल्फ़ा बीटा गामा अटैक नहीं हुआ, गामा बीटा अल्फ़ा अटैक हुआ है, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ने जो अटैक किया है वो गामा वाले कार्बन पे किया है, ना कि अल्फ़ा वाले कार्बन पे। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाती है कि जब भी हम ऑर्थो रीअरेंजमेंट करते हैं तो डायरेक्टली आपके पास गामा वाला अटैक करता है, ना कि अल्फ़ा वाला। समझ में आ गया? आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो ट्रेसर स्टडीज़ से। ट्रेसर स्टडीज़ में हम क्या करते हैं
कि हमने यहाँ पे लेबलिंग कर लिया। देखो हमारे पास कार्बन 13 में भी प्रेजेंट होता है, कार्बन 14 आइसोटोप में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लेबल कर दिया, मतलब इसको 14 कार्बन से रिप्लेस कर दिया, तो आपको यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइंड आउट करोगे, जैसे आप किसी भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइंड आउट करते हो, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच हुआ है एलाइल पार्ट का, वो कार्बन 14 अटैच्ड हुआ है, ना कि कार्बन 13, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि गामा अटैच होता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ हमारे पास टर्मिनल एल्कीन है, ओके, यहाँ हमारे पास इंटरनल एल्कीन है। इंटरनल एल्कीन के अंदर क्या हो रहा है कि जो मिथाइल ग्रुप है जो कार्बन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर आप कहते कि नहीं मैम ये वाला ही पार्ट पूरा का पूरा उठा और यहाँ लग गया, तो आपके पास एक्सपेक्टेड क्या था यहाँ पे एक्सपेक्टेड था CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH3, ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड था और यहाँ OH एक्सपेक्टेड था, इसको यहाँ से गायब कर दो। बट क्योंकि आपको प्रोडक्ट दूसरा मिलता है, तो दूसरा प्रोडक्ट मिलने से, ब्रांच्ड प्रोडक्ट मिलने से आपने एक चीज़ और कंफर्म कर ली कि ऐसे अटैक नहीं हुआ है, बल्कि अटैक ऐसे हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपने नोटिस किया होगा कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हुआ है बेंजीन के साथ। तो ये तो बात हो गई ऑर्थो रीअरेंजमेंट की। अब मैंने सेकंड बात की थी कि अगर मेरा ये ग्रुप पोजीशन ब्लॉक्ड हो और ये पोजीशन भी ब्लॉक्ड हो, तो जो अटैक होगा वो कहाँ होगा, पैरा पे, ठीक है। तो जैसे हमने ऑर्थो का मैकेनिज्म देखा, सेम वे में हम किसका मैकेनिज्म देखेंगे, पैरा का। तो इसके लिए हम इसमें मान के चलेंगे कि आपके पास इस तरीके से जो एलाइल अराइल ईथर होगा, ठीक है, एलाइल अराइल ईथर होगा, उसमें ये भी ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक्ड है, मतलब दोनों को मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट से, दोनों सब्स्टिट्यूएंट से ब्लॉक कर दिया। तो अब मैकेनिज्म मुझसे पूछोगे मैम किस तरीके से जाएगा, तो मैकेनिज्म अभी भी जा सकता है। वो कैसे, शुरू तो यहीं से ही होगा, ठीक है। शुरू होने के लिए हमने यहाँ पे अटैक किया, सेम तरीके से कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल को डबल बना रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ब्रेक ही डाउन हो रहा है, बट साइमल्टेनियसली ये फॉर्म भी हो रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब जो अब हमें साइक्लोडाइइनोन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, वो हमें कैसे मिलेगी, R मेरा यहाँ पर है, गामा वाला कार्बन यहाँ आ गया, सिंगल आ गया, कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया और R एक ये भी है। अब देखो इस स्टेप के बाद हम क्या करते थे कि इस R की जगह जो हाइड्रोजन होता था, जैसे ये वाला, वो टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट करके इसको फिनॉल बना देता था, हमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या दे देता था, अलाइल फिनॉल, इसका नाम है अलाइल फिनॉल। बट क्योंकि यहाँ पर ये R है और R अपने इलेक्ट्रॉन्स इतनी इजीली, या R कह सकते हो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होगा, आप इस स्ट्रक्चर को एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते। मतलब फाइनल प्रोडक्ट में आप साइक्लोहेक्साडाइनोन नहीं शो कर सकते जब तक इसके पास चांस है एरोमेटिसिटी गेन करने का। अब देखो उसने कहा कि भाई तू मुझे एरोमेटिसिटी गेन नहीं करा सकता, तू मुझे एरोमेटिसिटी गेन नहीं करा सकता, बट पैरा मुझे एरोमेटिसिटी गेन करा सकता है क्योंकि पैरा के पास हाइड्रोजन है। तो देखो किस तरीके से एरोमेटिसिटी पैरा गेन कराएगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से पैरा किस तरीके से गेन कराएगा कि जो ये वाला पैरा ग्रुप था यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि ये जो R के साथ, देखो मैंने R लिया हुआ था, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया मिथाइल के साथ, तो अब पैरा जो है वो भी डायरेक्टली नहीं कराएगा। पैरा क्या बोलेगा कि फर्स्ट मेरे पास इस पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूएंट को लेके आओ। तो वो कैसे लेके जाएंगे, हमने यहाँ से ये शिफ्ट किया, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको दिया इस तरीके से। देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये वाले जैसे हमने पहले रीअरेंजमेंट किया था, इसी तरीके से ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कन्वर्ट हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड तैयार हो गया। तो इस तरीके से इसके यहाँ पे गए एंड वापस से क्या होगा, हमारे पास दोबारा से एक साइक्लोहेक्साडाइनोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बट अब इस तरीके से बनेगा, R H कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो H है वो इजीली टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से मेरे को क्या दे देगा, एरोमेटिक रिंग R OH
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो वही चीज़ आ गई। तो ये भी मेरा क्या है, एलाइल फिनॉल, लेकिन इस बार एलाइल फिनॉल कौन सा है, पैरा पोजीशन वाला। तो दोनों में डिफरेंस क्या नोटिस किया, दोनों में डिफरेंस ये था कि ऑर्थो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, पैरा में मैकेनिज्म उसी तरीके से चलेगा, बट क्योंकि उसको लास्ट में टॉटोमराइजेशन हर हालत में कराना है, जिसकी वजह से पैरा में क्या हो जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, रिपीट। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जैसे मैंने अभी तक बताया था कि ऑर्थो में, आप वापस आ जाइए ऑर्थो के ऊपर, मैंने बताया था ऑर्थो में गामा डायरेक्टली अटैच्ड होता है कार्बन से, अल्फ़ा बीटा गामा में से गामा ऑर्थो पे अटैच होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि पैरा के अंदर अल्फ़ा ही अटैक करता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ऑर्थो के अंदर गामा पे अटैक हुआ, ठीक है, वो मैंने मान लिया फर्स्ट स्टेप में, ऑर्थो के अंदर गामा पे अटैक हुआ, जैसे नंबरिंग यहीं पे दे देते हैं 1 2 3, तो 3 ने अटैक किया, डायरेक्टली 3 अटैक हो गया, 3 2 1। लेकिन जब एक और बार हमने सेम मैकेनिज्म फॉलो किया, तो अब इस कार्बन के साथ कौन अटैक कर रहा है, 1, देखिए ना यहाँ से कार्बन है, किसको अटैक कर रहा है, फर्स्ट कार्बन को, 1 2 3। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में आपके पास क्या आता है, प्रोडक्ट में आपके पास अल्फ़ा देन बीटा देन गामा ही आता है। तो इसका मतलब ऑर्थो में जहाँ पर, ऑर्थो के अंदर जहाँ पर इन्वर्जन होता है, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, ऑर्थो में, ऑर्थो रीअरेंजमेंट में आपको इन्वर्जन मिलता है, बट पैरा में आपको रिटेंशन मिलता है। क्यों मिलता है, अरे भाई यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई, ठीक है, दोबारा एक और चक्कर काट के तो कहाँ आ गई, वहीं पर आ गई ना। तो जहाँ से स्टार्ट हुए, तो जब 2 सर्कल कंप्लीट करोगे, 2 हाफ सर्कल कंप्लीट करोगे, तो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाओगे। ऑर्थो में सिंगल स्टेप होता है, बट पैरा में इस स्टेप के बाद ये भी स्टेप होता है, तो वापस से सेम कन्फिग्रेशन पे आ जाता है, यानी रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है। ऑर्थो में हमारे पास गामा डायरेक्टली अटैच होता है उस बेंजीन के कार्बन से, और पैरा में हमारे पास गामा की, शुरू में तो गामा ही होता है, लेकिन वापस से अल्फ़ा अटैक हो जाता है। तो इसलिए पैरा रीअरेंजमेंट में रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है, क्लेजन के अंदर मैं बता रही हूँ, और ऑर्थो के अंदर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ से, हालांकि मैंने सारी पीडीएफ शेयर की हुई है आपको, पीडीएफ क्रिएट करके बुक की ही पीडीएफ बनाई है, इतना आप पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भले ही इन्होंने इंटरनल एल्कीन लिया हुआ है, लेकिन इस बार इनको ब्रांच्ड करके कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब इनके पास, अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हो तो आप ऐसा मान सकते हो दैट ऑक्सीजन इज़ कन्वर्टेड इनटू OH, और ये वाला ग्रुप एज इट इज़ पैरा पोजीशन पे लग कर आ गया। क्योंकि क्या हुआ होगा, पहले अटैक इस कार्बन पे हुआ होगा, ठीक है, फिर दूसरा अटैक इस कार्बन पे हुआ होगा, तो इसलिए जब 2 अटैक्स हुए हैं तो आपके पास अल्टीमेटली रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शन, वन इज सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, एंड अनदर इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू।